हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको केमिस्ट्री क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के, उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विकल्प के साथ इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और सही विकल्प कैसे चुनते हैं जरा उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है? तो संतुलित समीकरण देखना है कौन बैलेंस में समीकरण है। बैलेंस में समीकरण होने के लिए जाना पड़ता है अभिकारक के तरफ के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद प्रोडक्ट के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, गिनती करना पड़ता है। Fe कितना है? 1 है, 1 Fe इधर है। क्लोरीन कितना है? Cl में 2 लगा है, Cl में कितना है? 3 है। तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर बी में। तो n है 1 1, 2n है, इधर n में कितना है? 2 है, सही जा रहा है। हाइड्रोजन में 2 है, 4 है इधर। इधर हाइड्रोजन देखते हैं तो 2 दूना 4, 4 हो गया इधर भी। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2, यहाँ जो आगे 2 जो 2 लगा रहता है सबके लिए होता है, तो 2 ऑक्सीजन इधर है। इस तरह से पता चलता है नंबर बी बैलेंस में है, अर्थात आंसर नंबर होगा इसका बी। अब जान लेते हैं सी और डी क्यों नहीं हुआ। यदि सी और डी ऑप्शन रहता तो जरा उसको भी देख लेते हैं। संतुलित समीकरण यहाँ है क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु संख्या बिल्कुल समान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर सी को भी जांच करके दिखा देते हैं। Fe 1 है, Fe इधर 2 है, तो अनबैलेंस हो गया ना। ठीक है, पोटेशियम के 1 है, के 1 है, Br है यहाँ पर 1 और Br इधर है 2, ये भी अनबैलेंस है। इस तरह से सी और डी नहीं होगा, आंसर नंबर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसके अपोजिट क्वेश्चन लिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित हैं? तो इसका ये दोनों क्रॉस हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित हैं? असंतुलित मतलब अनबैलेंस कौन है ये देखना है। तो अनबैलेंस के लिए क्या होता है? बाएं तरफ अभिकारक के परमाणुओं की संख्या जो है और उत्पाद के दोनों के सभी तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होंगे। हाइड्रोजन यहाँ क्या देखते हैं? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही जा रहा है। क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 आगे लगा हुआ है इसलिए क्लोरीन भी 2 हो गया, ये बैलेंस है। ठीक है, यहां चुनना है क्या? असंतुलित, इसलिए यह आंसर नहीं होगा, यह है संतुलित। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम के में 2 लगा हुआ है और यहाँ के में भी 2 लगा हुआ है, तो 2 पोटेशियम हो गया। क्लोरीन में 2 लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन में भी 2 लगा है, ये भी 2 बैलेंस है। 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ देखते हैं 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस है, अर्थात ये भी आंसर नहीं होगा। नंबर सी में देखते हैं पीबी लेड अर्थात सीसा, लेड दिया है 1, लेड 1 है इधर। नाइट्रोजन देखते हैं तो 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ नाइट्रोजन देखते हैं 1 नाइट्रोजन है, तो 2 इधर नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, अनबैलेंस हो गया ना। इसलिए समीकरण का सही आंसर होगा नंबर सी, अर्थात आंसर हुआ सी। ठीक है, अब डी का भी जांच कर देते हैं। हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ का 2 से 2 हो गया, ये भी तो बैलेंस है ना, ये भी आंसर नहीं, यहाँ अनबैलेंस को चुनना था, असंतुलित को। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक किसे को कहते हैं? जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको, हाँ, तो जस्ट परिभाषा के विपरीत में आ जाता है। तो यहां पर क्या देखना है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो यहां देखते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन H2 जो बना है, हाइड्रोजन HH 2 हाइड्रोजन के परमाणु के मिलने से बना है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फेट है, ये ऑक्सीकारक नहीं बल्कि अवकारक है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग O प्लस O से बनता है O2। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के मिलने से एक अणु बना हुआ है,
तो ये ऑक्सीकारक हैं। आंसर नंबर होगा डी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो अब यहां देख लें, ऑक्सीकारक ये है तो बाकी सभी क्या हैं? अवकारक हैं। हाइड्रोजन भी अवकारक, ये तीनों अवकारक हैं। तो इनमें से देखें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर सी का मिल गया ना यहाँ। तो जो ऑक्सीकारक नहीं होते हैं वो अवकारक होते हैं, ये निश्चित है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट क्या है? अवकारक है। क्यों? इसका आंसर नंबर क्या हो गया? आंसर हो गया सी नंबर। यहां से भी फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर के क्वेश्चन से ही 4 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5। निम्नलिखित समीकरण जो यहां दिया गया है, H2 प्लस O2, एरो दिया है 2CuO, यानी कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। तो यहां कॉपर ऑक्सीजन मिलकर के बना रहा है। ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं दिया हुआ संयोजन अभिक्रिया। तो कैसे करेंगे इसकी जांच? तो कौन सी अभिक्रिया है? पहला अब ऑप्शन के परिभाषाओं को जानते हैं और उस आधार पर निष्कर्ष निकाल लेंगे। ठीक है। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? इसमें कोई यौगिक टूट करके 2 या 3 यौगिक में बदल जाते हैं। ठीक है। 2 या उससे अधिक यौगिक में। क्या ये टूट रहे हैं? ये जुट रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। ठीक है। तो ये अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन जब मिलता है तो ऑक्सीकरण होता है। CuO2 से संयोग कर रहा है, Cu में O2 मिल रहा है ना, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये सही जवाब है, आंसर नंबर 20 का सही आंसर है। अब C और D क्यों नहीं हुआ? उदासीनीकरण में क्या होता है? अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है। यहां पर कॉपर धातु है और ऑक्सीजन अधातु है, यहां अम्ल क्षार की बात नहीं हो रही है। ठीक है। इसलिए उदासीनीकरण। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? जब अभिक्रिया करने के बाद अवक्षेप के रूप में नीचे पेंदी में जमा हो जाता है। यहाँ कोई जमा होने की घटना नहीं है, क्योंकि विलयन में कोई गैस भी नहीं बन रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग हो, यानी दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होती है साथ साथ, उसको ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया कहते हैं। इसमें देखते हैं कैल्शियम CaO है, ऑक्सीजन से संयोग कर लिया है। CO2 जो 3 है CO2 में है, यहां तो ऑक्सीजन का वियोग नहीं हो रहा है, तो इस तरह से यह अभिक्रिया नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जिंक, ZnO, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो अवकरण की अभिक्रिया हो गया। और यहाँ कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन मिल ले रहा है कार्बन, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इधर ऑक्सीकरण है और यह अवकरण है, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, इसी का तो नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आंसर नंबर 20 का सही जवाब होगा, आंसर हुआ बी, क्योंकि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है उसको समझ लें। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब होता है अभिक्रिया होने पर जो है ऊष्मा का निष्कासन होता है। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यहां देखते हैं निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्मा उत्पन्न होना चाहिए, यानी अभिक्रिया होगा तो गर्म हो जाना चाहिए। ठीक है। तो यहां देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और -Q जूल दिया है। माइनस मतलब अवशोषित करता है, ऊष्मा अवशोषित करता है। अब यूरिया के खाद को लेके हाथ में रखते हैं तो क्या ठंडक महसूस होता है ना, क्योंकि हमारे हाथ की हथेली की ऊष्मा को अवशोषित करता है यूरिया। नाइट्रोजन पाया जाता है ना यूरिया में,
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ अवशोषण हो रहा है, यहाँ निष्कासन उष्मा क्षेपीय विक्रिया में क्या होगा, बनना चाहिए उष्मा, ऊर्जा बनना चाहिए, तो ये नहीं होगा। नंबर बी, C प्लस O2 CO2 प्लस 94.45 कैलोरी। तो यहां क्या है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है कार्बन ऑक्सीजन से विक्रिया करके। कार्बन ऑक्सीजन से यानी कोयला को जब हवा की उपस्थिति में जला देते हैं तो क्या ताप प्राप्त होता है या नहीं होता है ना, ताप प्राप्त। तो ताप प्राप्त हो रहा है यानी उष्मा का निष्कासन हो रहा है, उष्मा क्षेपीय विक्रिया का यही उदाहरण है, आंसर नंबर बी। और सी और डी क्यों नहीं हुआ उसको भी जान लेते हैं। यहां हाइड्रोजन को आयोडीन से विक्रिया कराने के लिए 11.82 कैलोरी जूल उष्मा की आवश्यकता होती है, यहां उष्मा देना पड़ता है इसको अभिक्रिया कराने के लिए, इसलिए नहीं होगा। नंबर डी तो सीधा कह रहा है इनमें से कोई नहीं थी, ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन चुन चुके हैं बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो ये पॉइंट बता चुके हैं पिछले क्लास में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता चुके हैं कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो ऑप्शन होगा कोयला। ठीक है, कोयला को जलाते, क्योंकि मोमबत्ती जलाते तो लौ बनता है, केरोसिन तेल का यदि लैंप जलाते हैं उसमें भी लौ बनता है, लेकिन कोयला जलाते हैं भट्टी में तो कोयला में उस तरह का लौ नहीं बनता है, तो बिना ज्वाला के उत्पन्न करता है कोयला। आंसर सही होगा सी, इसका आंसर हो गया सी। और मेथेन गैस भी ज्वाला उत्पन्न करता है और लौ के साथ जलता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9 को देखते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का जो पाचन होता है, ऑक्सीजन सांस जो हम लोग लेते हैं, ये भोजन को पाचन में भी सहायक करता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है भोजन का पाचन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन के संयोग से ही ये काम होता है। ये आंसर नंबर हो गया बी, सही जवाब है, आंसर हुआ बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10। एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अर्थात द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो है का उसका मुख्य अवयव क्या है। एलपीजी गैस जो हम लोग अपने रसोई घरों में खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, गैस लाइट जलाने में इस्तेमाल करते हैं, अन्य बहुत सारे कार्यों में उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो वही एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। एलपीजी गैस में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है ये बताना है। वो मुख्य अवयव का मतलब क्या है, अधिक मात्रा में क्या आता है। तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं, आंसर सही होगा इसका ब्यूटेन, C4H10 अर्थात ब्यूटेन, आंसर होगा नंबर सी ब्यूटेन। यदि सूत्र लिखें तो इसका होगा C4H10। ऐसे कहा जाए एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों का मिश्रण भरा जाता है, लेकिन सबसे अधिक क्या रहता है, ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन, C4H10। तो ये थे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, सेकंड चैप्टर में। थैंक यू।